Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग 2 जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, याद रखना कॉस्टिंग 1 है, कॉस्टिंग 2 है। कई लोग अगर चल रहा हो कॉस्टिंग 2 और कॉस्टिंग 1 की बुक लेके बैठे होते हैं, तो ऐसा ना हो, ध्यान रखना कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और उसमें भी यूनिट नंबर 1 हमने जो स्टार्ट किया है नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा फॉर्मेट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा, फिर उसके बाद पूरा एक सम किया। कोई होमवर्क था नहीं तो आपने पूरा स्टडी कर लिया होगा। जितना आपको ये चैप्टर का फॉर्मेटिंग याद है उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए तो आज फिर से एक बार एक अच्छे सम से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर के नाम के हिसाब से मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे यूज होता है, तो हमें उन्होंने आंसर मांगे होते हैं दो। सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल का दूसरा नाम क्या होगा? वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि नेट प्रॉफिट काउंटिंग करना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सेकेंडली हमें आंसर ढूंढना है इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में स्टेटमेंट में वैरायटी है और फाइनल आंसर हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट। पर नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम दो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। पहली नोट्स हमें रेट दिखा रही है, दूसरी नोट हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट। चलिए तो देखते हैं आपको कितना फॉर्मेटिंग याद है। आज का हमारा पहला और अच्छा सम कह सकते हो। पेज नंबर 59 पे आपको एग्जांपल नंबर 21 में पहुंचना है। एग्जांपल नंबर 21 रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर हो और साथ में ज्वाइन हो जाओ। Example number 21. Using the information given below, prepare profit statement for the month of November, December using marginal costing and absorption costing. देखो आपको क्लियर एंड कट बोला है, दो मंथ की इंफॉर्मेशन है नवंबर एंड दिसंबर। आपको उसके ऊपर से इनकम स्टेटमेंट बनाना है एज पर मार्जिनल, एज पर एब्जॉर्प्शन। मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन यानी कि क्या? जिसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों कंसीडर किए जाते हैं। चलो फिर उसके बाद हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है। पर यूनिट में हमारे पास सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिर उसके बाद मंथली कॉस्ट में अगर हम जाए तो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर 10% एज सेल रेवेन्यू ऐसा कहा गया है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 11,000 यूनिट पर मंथ। अब ये नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड, बजटेड, स्टैंडर्ड, तीन चार नाम है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या बोलोगे? बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन कितना है अंडरलाइन कर देना और आपको याद भी रखना है 11,000 यूनिट पर मंथ। फिर आपको लास्ट में एक छोटा सा टेबल जैसा दिखा है जिसमें नवंबर दिसंबर दो मंथ है, उसका सेल्स यूनिट है एंड प्रोडक्शन यूनिट है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है, हमारा काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना और इसी के हमें 14 मार्क्स पूरे मार्क्स मिलता है। तो इनकम स्टेटमेंट में से जाने से पहले दो छोटे-छोटे नोट्स कंप्लीट करना जरूरी है। देखते जाओ। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हमें क्या चाहिए? फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। अब ये फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे चाहिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड पर कौन सा? फैक्ट्री का। अब देखो ये लोग कई बार क्या करते हैं, फैक्ट्री यानी कि प्रोडक्शन जहां पे होता है, तो ये लोग फैक्ट्री की जगह पे वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्शन, जानबूझ के आपको परेशान करेंगे। तो देखो तो ऐसा ही है, फैक्ट्री की जगह पे वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन दिखेगा। तो देखो मंथली कॉस्ट में सबसे पहला है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। कहां से लिया? तो अंदर नीचे फिक्स्ड में दिया है 99,000। फिर से बता रहा हूं, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यानी कि कौन सा? फैक्ट्री का। तो प्रोडक्शन वर्ड उन्होंने यूज किया है, 99,000 मुझे मिल गया। फिर उसके अपर में लेना है हमें बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन का मतलब होता है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वो देखो आपको 11,000 दिया हुआ है, मिला 11,000।
तो ये हमारे रुपीस है, उसको 11,000 यूनिट के साथ डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे रेट मिल जाएगा, आई थिंक 9 रुपए रेट आ रहा है, ठीक है, 9 रुपए। चलो तो ये 9 रुपए हमारा फाइनल आंसर है रुपीस में, क्लियर। तो 9 रुपीस रेट हमें मिल चुका है, नोट नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन नवंबर, देन दिसंबर, 2 मंथ की इंफॉर्मेशन। चलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। उन्होंने कहा है ओपनिंग स्टॉक, और हमारे पास कहीं ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्या हमारे पास प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट है? है। सबसे लास्ट में देखो आपको प्रोडक्शन दिख रहा है। प्रोडक्शन कितना है देखते जाओ। प्रोडक्शन है मेरे पास 12,000, उसको प्लस करना है। दिसंबर का प्रोडक्शन हमारे पास 10,000, ये 12 एंड 10,000 लिख दिए। फिर उसके बाद मुझे सेलिंग यूनिट दिख रहा है। फर्स्ट नवंबर में है हमारे पास 10,000 एंड दिसंबर में हमारे पास है 12,000। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए अगर कुछ ना मिला हो तो लास्ट सम को याद करो। उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ नवंबर से। नवंबर से आगे अगर किसी महीने का क्लोजिंग नहीं है तो यहाँ पे ओपनिंग में कुछ नहीं आएगा, डैश, यानी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। फिर उसमें मैं प्रोडक्शन को प्लस करूँ 12,000 को, तो यहाँ पे आंसर 12,000 मिलेगा। उसमें से सेल्स यूनिट को माइनस करना है, तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक मेरा पहला आंसर आ रहा है 2000। तो ये देखो नवंबर का मुझे क्लोजिंग मिल गया, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। अब देखते जाओ नवंबर का एंडिंग दिसंबर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग, तो यहाँ पे 2000 एज इट इज कॉपी करो इस तरीके से। अब यहाँ पे 2000 प्लस 10 करोगे तो यहाँ पे 12,000 आएंगे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। अब जैसे नीचे 12,000 आए, 12,000 में से 12,000 काटो तो नीचे डैश। तो इसका मतलब दिसंबर में हमारे पास ओपनिंग है और नवंबर में क्लोजिंग। तो ये दो नोट्स हमें शुरू होते ही खत्म हो गई। अब नोट्स के बाद हमारा मेन और फाइनल आंसर इनकम स्टेटमेंट है। चलो तो सबसे पहले प्रिपेयर करने जा रहा है इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। और स्टेटमेंट कोई भी हो शुरुआत ऑलवेज प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल यूनिट के साथ करते हैं। चलो यहां से कॉपी करें। प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास 12,000 है, लिखते जाओ। सेल यूनिट दूसरे साल का है 10,000। फिर उसके बाद सेल यूनिट अगर कॉपी करने हो तो 10,000 और 12,000। देखो तो ये मैंने सिर्फ यूनिट कॉपी की है। आगे जाके कहीं पे मल्टीप्लाई करना हो तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर उसके बाद हमें लिखना है सेल्स। अब सेल्स कैसे मिलेगा, तो सेलिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग यूनिट आपके पास है 10,000 12,000। सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सेलिंग प्राइस देखो तो सेलिंग प्राइस मुझे अंदर कहीं ना कहीं दिख रही है 60 रुपीस। तो अगर मैं नवंबर का सेल ढूंढूं तो सेल यूनिट नवंबर के है 10,000, मल्टीप्लाई बाय कितना करना होगा 60 रुपीस। अगर मैं दिसंबर के सेल की बात करूं तो उसमें मेरे पास 12,000 यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 60 के साथ। चलो ये काम करो तो हमें हमारा सेल का आंसर मिलेगा। फर्स्ट में आई थिंक 6 लाख एंड दूसरा में 7,20,000। चलो तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 7,20,000। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़े। फिर उसके बाद उसमें से हमें माइनस करना है, क्योंकि हम मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल के हिसाब से बना रहा है, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी माइनस करनी पड़ेगी। अब आपको सम में कितनी वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, तो मुझे सबसे पहले दिखा डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो सारी की सारी फैक्ट्री की कौन सी, ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन, कौन सी माइनस करोगे, प्रोडक्शन कहाँ होता है फैक्ट्री में, तो सिर्फ फैक्ट्री की सारी कॉस्ट माइनस करनी है। तो सबसे पहले चलो देखते जाओ। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है मटेरियल 20 है, फिर डायरेक्ट लेबर है 6, देन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास 4। तीनों का टोटल करोगे तो आई थिंक 30 रुपीस प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, ठीक है। चलो उसको प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो प्रोडक्शन यूनिट फॉर नवंबर कितना है, तो नवंबर में मेरे पास है 12,000, 12,000 × 30 करो। अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे ब्रैकेट में 12,000 × 30, 12 फिर दूसरे साल है प्रोडक्शन 10,000, 10,000 × 30। चलो ये काम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3,60,000 आंसर आएगा फर्स्ट का। फिर दूसरे का आंसर मेरे पास आएगा 3 लाख, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे याद है, आगे फिर क्या किया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। तो देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ये रहा हमारा नोट नंबर 2।
नोट नंबर 2 में आप देख सकते हो सिर्फ दिसंबर में ओपनिंग स्टॉक है, तो दिसंबर में 2000 यूनिट में लिखा मैंने दिसंबर के। प्राइस कौन सी लूंगा, ये वाली 30 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ दिसंबर में स्टॉक लिखो और वो स्टॉक का आंसर आएगा मेरे पास 60,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है 60,000, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ नवंबर में अगेन 2000 और प्राइस देंगे 30, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 60,000 आएंगे जो कि माइनस होंगे और दूसरे मंथ में है ही नहीं। तो देखो ओपनिंग सिर्फ दिसंबर में था प्लस किया, क्लोजिंग सिर्फ नवंबर में था माइनस किया। अब फाइनल आंसर, तो इसका एक फाइनल आंसर आएगा जिससे हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और आंसर नंबर बी। चलो बी का आंसर, यानी ये इसको प्लस माइनस करो, तो सबसे पहले इसको प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 लाख आएगा और यहाँ पे प्लस करने से 3,60,000 आएगा। चलो अब हमारा फाइनल आंसर एक आएगा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, और प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, a माइनस बी, यानी कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। 6 लाख में से 3 लाख गए, आंसर कितना आएगा 3 लाख। 6 में से 720 में से 360 गए, आंसर आई थिंक 360 आएगा, हाफ है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन मिला। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो सिर्फ हमने फैक्टरी यानी कि प्रोडक्शन के सारे वेरिएबल माइनस किया। अब उसके अलावा चाहे और कोई भी एक्सपेंसेस आपको दिया हो सारे माइनस करो। तो इसके अलावा मुझे और कौन-कौन से खर्चे दिए गए, तो अब आप चेक करोगे तो उसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है जो लास्ट में माइनस होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स है एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। तो वो सब कुछ एक साथ ले लें हम। चलो तो फिर उसके बाद यहां से लेस करेंगे जो अदर दिया हुआ है ना वो सब कुछ। सबसे पहले मुझे लिखा है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ये मैंने फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माइनस किया, वैल्यू रुपीस मेरे पास 28,000 है। अब आपको लगेगा सर 28, तो नवंबर में 28, अगेन दिसंबर में भी 28। फिक्स का मतलब ऑलवेज फिक्स ही रहता है। तो ये देखो उन्होंने सिर्फ मंथली दिया था, मैंने दोनों मंथ में ले लिए। फिर उसके बाद लेस करूंगा मैं फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। वैसे सेलिंग ओवरहेड में दो है, एक है फिक्स्ड दूसरा वेरिएबल भी है। तो पहले फिक्स्ड ले लेता हूँ 12,000, और 12,000 दोनों में सेम रहेंगे एज इट इज, क्योंकि फिक्स का मतलब ऑलवेज फिक्स रहता है। एंड एक और है लेस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। चलिए वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड उन्होंने बोला है 10% ऑफ सेल रेवेन्यू, यानी कि सेल का 10%। अब सेल कितना है ये देखो, यहाँ पे मेरे पास सेल है, तो सेल का 10% ले लो, यानी कि 6 लाख का 10%। चलो पहले मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 6 लाख का 10% यानी कि 7,000। चलो फिर उसके बाद 720 का 10%, तो ये दिखा मैंने 720 का 10%। चलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आई थिंक 72,000 आएगी। अब मोस्टली सारे खर्चे आ गए सिवाय एक खर्चा जिसका नाम है फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड, जो सबसे लास्ट में माइनस किया जाता है और उसको हम स्टार रेटिंग देंगे। स्टार रेटिंग नाम है लेस फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि ये तो फैक्ट्री वर्ड आ गया तो फिक्स्ड ओवरहेड सीधा लिखेंगे तो चलेगा। तो फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 99,000, यस 101% मंथली दिया है 99,000, तो यहाँ से 99,000 माइनस करना है। चलो तो इसके बाद अब सारे खर्चे आ गए ऑलमोस्ट, तो अब हमारा फाइनल आंसर दैट मींस नेट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट का हमारे पास आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट एज पर कौन से स्टेटमेंट थ्रू, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से नेट प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा, तो वो आंसर आप चेक करोगे 1,01,000 आएगा यहाँ पे 1,01,000, एंड दूसरे साल का आंसर आएगा 1,49,000। चेक कर सकते हो आप आंसर में, चेक करें हम आंसर मार्जिनल के हिसाब से नेट प्रॉफिट का आंसर इतना आ रहा है। तो सबसे पहले मार्जिनल देखो पहली लाइन में ये दोनों आंसर
दिए हुए हैं। चलिए मार्जिनल स्टेटमेंट के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चेंजेस कहाँ है कि आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले खुद तो सिर्फ कॉपी पेस्ट जैसा वर्क है, जैसे कि सेल तक हमें चीजें वही लिखनी है। ये स्टेटमेंट में भी स्टार्टिंग में हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग यूनिट एज इट इज कॉपी करेंगे। ये लिखे मैंने प्रोडक्शन यूनिट 12,000 एंड 10,000, फिर उसके बाद सेल की यूनिट 10,000 एंड 12,000, फिर उसके बाद सेल एज इट इज आंसर वही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम सेल्स कॉपी कर लेंगे 6 लाख, सॉरी, तो फिर ये आंसर आएगा हमारे पास पहला 6 लाख एज वेल एज 7,20,000। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाए तो यहाँ से चेंजेस आ रहा है जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो आपकी फैक्ट्री की चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, दोनों कॉस्ट को साथ में यहाँ पे माइनस करना है। तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ही। चलो वो कॉपी करें हम, आगे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने 20 डायरेक्ट मटेरियल, देन लेबर 6, देन वेरिएबल 4। फिर उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ दो जिसको हम स्टार रेटिंग बोलेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट में दोनों आ जाएगी, ये सारी की सारी वेरिएबल है। उसमें एक और आएगी फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। चलो फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट कहां से मिलेगा, तो वो हमारे पास नोट नंबर 1 है, वहां से हम कॉपी करेंगे। ये देखो ये नोट नंबर 1 हमने क्यों बनाया, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट ही बनाया। तो 9 रुपीस है, तो 9 रुपीस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल अगर मैं वेरिएबल का करूँ तो वो 39,000 आएगा। कितना आएगा, 39, राइट। तो ये हमारे पास नया आंसर आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट का। एक चीज हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, वैसे तो आप एग्जाम में ये 20 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन कॉस्ट हर एक को करोगे, पर आपके लिए अभी के लिए आप इतना समझ लो कि फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड 9 है, मैं उसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो 9 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट में है 12,000, तो 12,000 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक आंसर आएगा। और आंसर आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है तो मैं वहां से लिख रहा हूँ, यस 9,000 इंटू, पहले मैं 30 से कर रहा हूँ, यहाँ तक 30 थे तो 30 के मल्टीप्लाई 3,60,000 था, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 लाख था, ठीक है 30 का टोटल। फिर उसके बाद ये जो हमने 9 ऐड किया उसको भी यहाँ पे जोड़ देंगे। 9 इंटू 1 लाख, सॉरी प्रोडक्शन है 12,000, 9 इंटू 12,000 वैल्यू आएगी आपके पास 1,08,000। फिर उसके बाद 9 इंटू 10,000 तो वो वैल्यू आएगी 90,000। देखो फैक्ट्री का इसमें ऐड हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट 39 इंटू प्रोडक्शन यूनिट करके फाइनल आंसर भी लिख सकते हो, पर अगर ये नहीं दिखाया तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसका यहाँ पे कुल वैल्यू आएगा 4,68,000, देखते जाओ, एंड बाजू वाला वैल्यू आएगा 3,90,000। क्लास में होते तो आप लोग मुझे हेल्प करते, या इतना बड़ा समय फिर भी मैं अकेला कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलो फिर उसके बाद उसमें प्लस और माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,000 था, बट अब वैल्यू कौन सी लोगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई में लिए थे, अब यहाँ पे आंसर में मल्टीप्लाई में 39 लोगे। ये एज पर कौन सा स्टेटमेंट है, एब्जॉर्प्शन, जिसमें वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कंसीडर किए जाते हैं। तो 39 30,000 मल्टीप्लाई में लो, आंसर आपके पास आएगा 78,000। यहाँ पे प्लस करना है 78, यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो अब हमारे पास एक आंसर आ चुका है ओपनिंग प्लस और माइनस करने से। दैट आंसर इज नोन एज COGS। क्या बोलेंगे उसको, COGS, आंसर नंबर बी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर हमारे पास आएगा 3,90,000, चेक कर सकते हो आप। और बाजू की कॉलम में आंसर आएगा 4,68,000। चलो ये दोनों आंसर आने के बाद अब हमारा मेन एक आंसर A माइनस बी करोगे, दैट इज कॉल्ड GP। क्या बोलोगे उसको, GP, A माइनस बी। चलो करो तो A माइनस बी, आंसर आपके पास आएगा 2,10,000, 2,52,000। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे,
तो उसमें बाकी के सारे खर्चे हमें एज इट इज माइनस करना है। ये देखो फैक्ट्री का फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिक्स्ड सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, तो वो तीनों के तीनों खर्चे एज इट इज माइनस करेंगे। नाम है सबसे पहले फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक्सपेंसेस जो भी बोलो आप, फिर उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, फिर उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, जो भी है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। चलो तो ये तीनों एज इट इज माइनस होंगे। ये 28 था, ये था 12,000। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बाजू में मैंने टेबल रखा ही हुआ है, वहीं से वही खर्चे सारे माइनस कर रहे हैं। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो कि सेल्स के 10% है, वो भी सीधा डायरेक्ट ऐसे तरीके से माइनस 60,000 एंड 72,000। अब अटकना है क्योंकि ये मार्जिनल का स्टेटमेंट था, इसमें फैक्ट्री फिक्स लास्ट में हमने ऐड किया था। अब यहाँ तो हमने फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड पर यूनिट ले लिया है, तो ये एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट कैसे हुआ, तो इसमें वेरिएबल एंड फिक्स दोनों प्रोडक्शन की आ गई। फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, पर उससे पहले आपको लगेगा कि सर फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये ना नेट प्रॉफिट लिखने से पहले इसमें भी एक घपला होता है। नेट प्रॉफिट आंसर आ जाएगा आपका एज पर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जो नई चीज है वो आपको सिखा रहा हूं मैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट से पहले यहाँ पे एक चीज प्लस या फिर माइनस होती है। क्या प्लस और माइनस होता है? ओवर और अंडर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड। ये जो फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड है ना, वो आपने ज्यादा लिखा हो तो प्लस करना है, कम लिखा हो तो माइनस करना है। अब ज्यादा लिखा कम लिखा पता कैसे चलेगा? तो ये देखो आपके सामने ही मार्जिनल का पूरा स्टेटमेंट है, उसमें लास्ट में फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड दोनों मंथ हमने कितने लिखे? 90,000। अब देखो यहाँ पे 1,08,000 लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है, तो इसकी कंपैरिजन इसके स्टेटमेंट के साथ करनी है। दोनों फैक्ट्री के फिक्स ओवरहेड है, ये भी फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड। अब चेक करो ज्यादा लिखा है कि कम। यहाँ पे 99,000 है, यहाँ पे 1,08,000 है। कैसा लिखा है? ज्यादा लिखा है। हमने एब्जॉर्प्शन में ज्यादा लिखा हो, क्या करोगे? प्लस करोगे। ज्यादा तो प्लस, ओवर तो प्लस, अंडर तो माइनस। चलो कितना ज्यादा लिखा है? 99,000 माइनस 1,08,000। तो यहाँ पे हमने जितना ज्यादा लिखा है तो प्लस करेंगे, और जितना ज्यादा लिखा है तो 9,000 ज्यादा लिखा है। कैसे आए 9,000? तो आपको दिखा रहा हूँ 1,08,000 में से आपके 99,000 गए, तो हमने 9,000 ज्यादा लिखे। फिर उसके बाद सेकंड में यहाँ पे 99 लिखा है, हमने कितना लिखा है? 90,000। तो हमने कैसा लिखा है? कम लिखा है। यहाँ पे 99 और हमने लिखा है 90। 90,000 में से 90,000 માંથી 99,000 जाए, दैट मींस आपने 9,000 कम लिखे। कितने कम लिखे? 9,000। तो कम लिखा तो माइनस करो, ज्यादा लिखा तो प्लस करो। देखो एक में प्लस, एक में माइनस। अब ये जीपी में से ये सब कुछ माइनस करके ये प्लस करो, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट का यहाँ पे फर्स्ट में आंसर आएगा 1,19,000। कितना आंसर? 1,19,000। दूसरे साल अगर आप आंसर चेक करोगे 1,31,000 आएगा। तो ये देखो हमारा एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल के हिसाब से नेट प्रॉफिट का नीचे आंसर आ रहा है। अब आपको लगेगा सही आंसर सही है गलत, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए छोटा सा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। पहले ये दोनों नोट्स आपने लिखी हो, तो अब मैं बोर्ड पे जगह करने के लिए ये नोट्स हटा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एकदम छोटा सा होता है, जिसमें चार ही चीज नोट डाउन करनी होती है और आंसर आपका मैच हो ही जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन में डिफरेंस इन प्रॉफिट लिखता है, जिसमें प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमने जो सेकंड बनाया उसका प्रॉफिट पहले लिखेंगे, उसमें से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो चलो एब्जॉर्प्शन का नेट प्रॉफिट 1 नवंबर में है हमारे पास 1,19,000 और दूसरे मंथ का है हमारे पास 1,31,000। देखते जाओ। फिर उसमें से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करना है, यानी कि 1,01,000। देख सकते हो आप बोर्ड पे आपके पास दोनों प्रॉफिट है, और 1,49,000। चलो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। हमारा रिकंसिलिएशन का पहला आंसर आएगा 18,000 प्लस में, राइट, और दूसरे में जाएगा 18,000 माइनस में। अब यही आपका अगर रीजन का आंसर आ जाए नीचे यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे -18,000,
तो समझ लो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब ये लाने के लिए आप रीजन, जो डिफरेंस इन प्रॉफिट अराइजेस हुआ है उसका रीजन क्या है, तो रीजन है ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से लेस करना है ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक मार्जिनल के मुताबिक एब्जॉर्प्शन में आपने दोनों स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी होगी। कैसे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 39 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स दोनों अप्लाई किया है। तो चेक करो तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 78 है, एब्जॉर्प्शन में कैसा वैल्यू लिखा है, ज्यादा। कितना ज्यादा लिखा है क्लोजिंग स्टॉक में, सिर्फ और सिर्फ नवंबर में 18,000 ज्यादा लिखा है, दिख रहा है आपको 60 माइनस 78, 60 माइनस 78, तो टोटल 18,000 ज्यादा लिखा। तो देखो एक ही मंथ में है, सिर्फ नवंबर में क्लोजिंग है, ओपनिंग और सिर्फ दिसंबर में, तो ओपनिंग में यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी कैसे लिखी है, ज्यादा। और कितनी ज्यादा लिखी है, 18,000 ज्यादा लिखी है। पर अब देखो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में ओपनिंग है, तो वो माइनस करो, 0 में से 18 गए, माइनस 18 में प्लस 18 कुछ भी नहीं है, तो प्लस 18। तो देखो रीजन और ये आंसर मैच हो गया। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। होमवर्क में मैंने एग्जांपल नंबर 14 एंड 15 दिया हुआ है। चलिए आज के दिन में एक और अच्छा सम जोड़ दो, एग्जांपल नंबर 4, और पेज नंबर आपका होना चाहिए 42। अच्छा सम कह सकते हो, लास्ट सम जो हमने किया था उसका थोड़ा सा उसमें एक आध 2 पॉइंट ज्यादा है। चलो एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 42, स्टार्ट कर रहा हूं मैं रीडिंग। The following information is related to the first 2 years operation of the newly created divisions of manufacturing company। आपको नीचे के 2 साल के इंफॉर्मेशन दिया गया है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे बनता है, तो मटेरियल है पर यूनिट 5, देन लेबर है 4, मार्जिनल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में। प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग लिखा है यानी कि आप फैक्ट्री समझोगे। ओवरहेड है 3 रुपीस यानी कि वेरिएबल हमारे पास 3 है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फर्स्ट टाइम इन अ सम, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम प्रोडक्शन, तीसरा नाम फैक्ट्री। चलो तो फैक्ट्री बोले, प्रोडक्शन बोले या मैन्युफैक्चरिंग बोले एक ही है, तो 3 वहां पे हमें रुपीस दिया है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास 15 रुपए है। देन द स्टैंडर्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी का दूसरा नाम बजटेड प्रोडक्शन, वो कितना है 2,50,000 है। सेलिंग प्राइस है 30, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मार्जिनल है 2 पर यूनिट एंड फिक्स है 3,60,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड सेल दिया हुआ है 2 अलग-अलग ईयर का। एंड लास्ट में आंसर क्या मांगा है, रिक्वायर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इयर्स ऑपरेशन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि दोनों इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड आंसर, also prepare statement of reconciliation difference in profit and if the between two of method, दोनों के बीच के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो हमें इतना मैक्सिमम आंसर मांगा होगा। अब हमारे पास तरीका फिक्स है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 छोटे-छोटे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में जाएंगे। तो नोट नंबर 1 में हमें चाहिए फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट, उसके लिए मेरे पास होना चाहिए बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। तो ये देखो मेरे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड तो मुझे कहीं नहीं दिखा, पर बजटेड प्रोडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी 2,50,000 यूनिट दिखा मुझे। मिला आपको 2,50,000 यूनिट। अब यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं है, पर उसकी जगह पे फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट दिया गया है। कहाँ है, स्टार रेटिंग करो नंबर 4, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग बोले, फैक्ट्री बोले या प्रोडक्शन बोले, तीनों एक ही है। तो ये रेट हमारे पास ऑलरेडी 3 रुपीस दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे x। तो अब मुझे बजटेड फिक्स ओवरहेड जाना है, जिसको हम बोलेंगे फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड, यानी कि खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा हमें आंसर मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे हमने x कहा है। कैसे मिलेगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे मिलेगा हमें 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर कितना आएगा, करो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 7,50,000
50,000 आएगा 750, यस आंसर इज 750। तो ये हमारा नोट नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। फिर जाएंगे नोट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट में। यहाँ क्या नया सीखा आपने, रेट दे दिया है, फिक्स फैक्टरी ओवरहेड हमने ढूंढा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट पे जाएंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल आंसर मिलेगा क्लोजिंग। चलो हमारे पास प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट नीचे पैराग्राफ में दिया है। सबसे पहले प्रोडक्शन 2,60,000 फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का हमारे पास 2 लाख का है। फिर उसके बाद हमें सेल्स यूनिट दी है 2,10,000 एंड सेकेंड ईयर में हमारे पास 2,20,000 है। और क्योंकि अब हमें पता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तक जाना है तो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, तो 260 यहाँ पे एज इट इज रहेंगे प्रोडक्शन के। उसमें से सेलिंग के माइनस करो तो फर्स्ट ईयर आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 50,000, ठीक है। चलो पहले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 50, उसमें प्रोडक्शन को जोड़ो तो यहाँ आंसर आएगा 2,50,000, उसमें से अगर सेल माइनस करो तो यहाँ पे मेरे पास 30,000 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब पहली बार सब में दोनों साल में क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक सिर्फ फर्स्ट ईयर में है 50,000, देख सकते हो आप। तो ये हमारी दो छोटी छोटी नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि तीसरा सम है, होमवर्क कर लोगे तो इसमें और मास्टरी आ जाएगी। चलो अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट, कॉपी पेस्ट जैसा वर्क है। और देखो सिंपल सा फंडा है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ब्रेक जैसा कुछ नहीं है, वीडियो पॉज करो, उतना लिख दो, उतना समझ लो, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा रन करो। जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हो। तो ऑनलाइन का आपके पास ये फायदा है, तो पूरा फायदा उठाना क्योंकि ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। चलो प्रोडक्शन 260 एंड आपके पास दूसरे साल का प्रोडक्शन है 2 लाख। फिर उसके बाद अगर मैं सेल कॉपी करूँ तो 2,10,000 एंड 2,20,000, देखते जाओ। चलो तो फिर उसके बाद अब हमें सबसे पहला आंसर लेना है सेल्स। सेल्स कैसे मिलता है, तो सेलिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। देखो मैं फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ईयर 1 उसमें सेल कितना है 2,10,000 और उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। कहीं ना कहीं आपको सेलिंग प्राइस दिया गया होगा, क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, करो तो मल्टीप्लाई, पहले साल का हमें सेल मिल जाएगा। चलो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, तो यहाँ पे सेल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 63 लाख, ठीक है। चलो ऐसे ही दूसरा काम यहाँ पे करेंगे 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसका आंसर आएगा 66 लाख। चलो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है सेल का। फिर उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन या फैक्ट्री की। चलो यहाँ पे समय हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, फिर मार्जिनल कॉस्ट ओवरहेड, पहली 3 है मतलब कि 5, फिर है 4 एंड देन है 3, अटको ये 3 ही लेना है। फैक्ट्री की फिक्स यहाँ पे लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट मार्जिनल बेस है, तो यहाँ पे इन तीनों चारों का टोटल करेंगे तो इसका टोटल 9 और 12, ठीक है, यहाँ पे 12 रुपए आ रहा है। चलो 12 रुपए को मल्टीप्लाई करो अपने प्रोडक्शन यूनिट के साथ, प्रोडक्शन यूनिट ये वाला है 260 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आंसर आपके पास आएगा यस 31,20,000, देखते जाओ। फिर 12 into 2 लाख तो आंसर आएगा आपके पास 24 लाख। अब इसमें आपको सिंपल सा फंडा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। तो देखो कैसे ये काम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा ताकि जगह बचे। ओपनिंग स्टॉक को हमें प्लस करना है, देखो कौन से साल ओपनिंग स्टॉक है, ईयर नंबर 2 में है। चलो सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 50,000 का है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप सीधा ₹12 के साथ। चलो सेकेंड ईयर में 50,000 into 12 करो तो आई थिंक वैल्यू आएगी 6 लाख। तो देखो 6 लाख मैंने ओपनिंग को प्लस कर दिया। अब हमें पता है कि क्लोजिंग आपको माइनस करना है, पर क्लोजिंग वहां पे तो 2 है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक और ईयर नंबर 1 देखते जाओ, ईयर 1 ईयर 2। फर्स्ट ईयर में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, उसको 12 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर यहाँ पे आएगा। सेकंड में हमारे पास 30,000 है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा। चलो फर्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक का आंसर
अगेन 6 लाख आएगा, पर क्योंकि क्लोजिंग है क्या करना है, माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। तो देखो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग क्लोजिंग आया 6 लाख, सेकंड ईयर में 30 into 12, सेकंड ईयर का क्लोजिंग कहां से पता चला, ये टेबल में से। चलो 30 into 12 करो तो आंसर आएगा आपका 3,60,000, तो 360 यहां से माइनस करना है। देखो तो फर्स्ट ईयर में ये जो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें सिर्फ क्लोजिंग माइनस करा है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों करना है, तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों था, इसीलिए ये फंडा आया है। चलो माइनस करो तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का आंसर मिलेगा आपको, आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 25,20,000, बाजू वाले में आंसर आएगा सेकंड ईयर में 26,40,000। अब सीधी सी बात है, यहाँ तक पहुंच गए, फिर सेल में से ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करो, a माइनस b मिलेगा आपको प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। तो देखते ही देखते हम आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे 37,080 आएगा, ये 63 में से 25,20,000 गए, फिर उसके बाद सेकंड में आंसर आएगा 39,60,000। अब क्या करना है, ये सब कुछ हमने फैक्टरी की वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग की कोई भी कॉस्ट हो सब कुछ माइनस करना है। पूरे समय में चेक करने जाओ तो मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिख रहा है, तो वो सीधा माइनस करेंगे, लेस कौन सा एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बट अब समय इसमें भी कुछ नए पॉइंट आएंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं उसकी फिक्स कॉस्ट को ले रहा हूँ, तो फिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स है 3,60,000, फिक्स ऑलवेज फिक्स रहती है, तो 360 यहाँ पे भी ले सकता हूँ इस तरीके से। पर अब जब मैं जैसे वेरिएबल लिखने जाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने पर यूनिट बोला है 2 रुपीस, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अरेज होगा, सर 2 रुपीस को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्शन यूनिट के साथ या सेल यूनिट के साथ, तो इसका नाम क्या है, सेलिंग, ऑलवेज सेलिंग यूनिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ईयर में लिखो तो ईयर नंबर 1 आपको दिखा रहा हूं, सेलिंग यूनिट है हमारे पास 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मींस 4,20,000 आएगा आंसर, हाँ या ना, 101% हाँ। फिर दूसरे अगर साल की मैं बात करूं ईयर नंबर 2 की, तो वहां पे हमारे पास सेलिंग है 2,20,000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, अब तक हमने मल्टीप्लाई जो किया वो प्रोडक्शन यूनिट के साथ था, यहाँ के बाद प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मल्टीप्लाई करो कौन से यूनिट के साथ करोगे, सेलिंग यूनिट के साथ, 220 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 440। अब लास्ट में ये स्टेटमेंट में क्या प्लस और माइनस होता है, माइनस क्या होता है, फैक्टरी फिक्स ओवरहेड। अब फैक्टरी ओवरहेड तो आपको ऑलरेडी दिया आया था, ओके, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था फैक्टरी फिक्स ओवरहेड नोट नंबर 1 पे से कितना मिला था, नोट नंबर 1 पे से 7,50,000, तो 750 भी यहाँ से माइनस होगा, इस तरीके से देख सकते हो आप, तो 750 माइनस करोगे, अब हमारा मेहनत करके फाइनल नेट प्रॉफिट का आंसर आ रहा है। चलो नेट प्रॉफिट काउंटिंग कर रहा हूं, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 22,50,000 आ रहा है, एंड सेकंड ईयर में हमारे पास आंसर आ रहा है 24,10,000। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट मार्जिनल का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सेम हमें ऐसे ही एब्जॉर्प्शन का बनाना है, पर एब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी है। देखो तो सिर्फ नकल में अकल का इस्तेमाल करना है, शुरू होते ही मैं ये स्टेटमेंट खत्म कर सकता हूँ। किस तरीके से, तो ध्यान यहाँ पे रखो, अगर आपको डाउट है तो यहाँ तक दोनों चीजें लिख के रखो, वीडियो पॉज करो, इतना वर्क लिख दो, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब मैं स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहा हूँ एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखते जाओ, सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो यानी कि सेल तक तो हमें कुछ नहीं करना है, सेल तक तो काम एज इट इज हमें लिखते जाना है, ठीक है। तो चलो मैं सेल लिख दे रहा हूँ सीधा 63 लाख एंड 66 लाख, तो यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं। बट इसके बाद अब जैसे स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड है, यहाँ पे वेरिएबल था, तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल के अलावा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जोड़ देना है, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट। कैसे, तो देखो ये 5 एज इट इज, ये 4 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, अब नया यहाँ पे स्टार रेटिंग क्या जुड़ जाएगा, ये वाला 3 रुपीस, ओके। फैक्टरी फिक्स ओवरहेड यहाँ पे है 3 रुपीस, देखो फर्स्ट वर्किंग नोट में, और वो तो आपको अंदर कैलकुलेशन में भी दिया है 3 रुपीस, और टोटल 15 करके आपको ये भी दिया हुआ है, ठीक है।
यही ऐड करना था। तो अब नई चीज क्या आई, ये 12 रुपए एज इट इज है, तो यहाँ तक है 12 रुपए, उसको यहाँ पे आंसर ही मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 31,20,000 लिखते जाओ एंड 24 लाख, और उसमें एक नया कौन सा जुड़ गया, ये 3 रुपये फैक्टरी फिक्स ओवरहेड, तो उसको सिर्फ प्लस कर रहा हूँ 7,80,000 एंड सेकेंड ईयर में के लिए आएगा 6 लाख। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल करूं, आप डायरेक्ट 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसको मल्टीप्लाई करोगे, अपने प्रोडक्शन यूनिट को। चलो आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 39 लाख एंड दूसरा का आंसर आएगा 30 लाख, 30 लाख। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। फॉर्मेट हमें आगे ये कह रहा है कि अब इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। यूनिट कितने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ सेकेंड ईयर में है 50,000 मल्टीप्लाई बाय अब करेंगे 15, देखो स्टार रेटिंग यहाँ पे सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई किया था और वहां पे हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलो ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास, वो प्लस करना है 7,50,000, जबकि क्लोजिंग स्टॉक दोनों साल के लिए माइनस करना है। पहले में 50,000 इंटू 15 और दूसरे में 30,000 इंटू 15। चलो करोगे इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास 7,50 आएगा, जो कि दोनों माइनस करना है एंड सेकेंड ईयर में हमारे पास आंसर आएगा 4,50,000। चलो तो ये हमने किया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, और आगे भी आपने देखा हुआ है मार्जिनल की कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन में ये दोनों स्टॉक ज्यादा वैल्यू से होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। चलो अब हमारे पास ये जो प्लस और माइनस करके आंसर आएगा उसको हम सीओजीएस आंसर नंबर बी कहेंगे, और बी का आंसर मेरे पास आ रहा है 31,50,000। पहले में 750 उसमें से माइनस किए, ये प्लस और माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 33 लाख। चलो आगे बढ़े, फिर उसके बाद है जीपी, और जीपी के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी। चलो ये काम भी कर ले हम। जीपी के लिए सबसे पहले साल आएगा 31,50,000, सेम आंसर आ रहा है क्योंकि हाफ है, सेम आंसर, क्योंकि इसमें से a में से b माइनस किया उतने वैल्यू बच रहा है। अब सीधी सी बात है, आगे जो एक्सपेंसेस था वही वहां पे माइनस करना है। चलो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज माइनस कर दूं, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसमें दो है, वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैंने वेरिएबल लिखा है, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ 4,20,000 एंड 4,40,000, जो कि आगे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और फिर मैं फिक्स माइनस कर रहा हूँ 3,60,000। और अब एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट बंद करना है तो ये आपको परेशान कर सकता है। 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, लास्ट में अगर आपको नेट प्रॉफिट ढूंढना है तो आपको ओवर एंड अंडर वैल्यू ऑफ फैक्टरी फिक्स ओवरहेड प्लस या माइनस करनी है। चलो याद आ रहा है ये काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये जो फैक्टरी फिक्स ओवरहेड है ना 7.5 लाख, उसको यहाँ पे हमने जो फैक्टरी का फिक्स लिखा है उसके साथ कंपेयर करना है। दो उंगली देखो मेरी, ये वाला पहले साल का फैक्टरी फिक्स, उसको कंपेयर करूंगा मैं अपने एब्जॉर्प्शन के साथ। यहाँ पे 750, यहाँ पे 780, हमने कैसा लिखा है, ज्यादा लिखा है। देखो तो कितना ज्यादा लिखा है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, 30,000 ज्यादा लिखा है। ज्यादा लिखा हो तो प्लस करो, कम लिखा हो तो माइनस करो। तो यहाँ पे 30,000 ज्यादा लिखा है तो मैं प्लस करूंगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और बात, यहाँ पे सेकेंड ईयर में 750 है, यहाँ पे ओनली 6 लाख है। हमने कैसा लिखा है एब्जॉर्प्शन में, कम लिखा है। देखो तो कितना कम लिखा है, 1,50,000 कम लिखा है सेकेंड ईयर में। तो फैक्टरी फिक्स ओवरहेड हमने कम लिखा है तो क्या करोगे, माइनस 1,50,000। तो अब देखो जीपी में से ये सब कुछ प्लस और माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट का आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आंसर कैलकुलेट करूं मैं। पहले साल आएगा 24 लाख और दूसरे साल हमारे पास आंसर आएगा यस वैल्यू रुपीस 23,50,000। और ये आंसर अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ मैच करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। देख सकते हो पूरा वर्ड, पहले दो नोट्स और दोनों स्टेटमेंट, पर अभी भी उन्होंने एक छोटा सा आंसर रिकंसिलिएशन मांगा है।
चलिए लास्ट में हम स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बना रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन का छोटा सा फॉर्मेट डिफरेंस इन प्रॉफिट लेना है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन लेंगे, उसमें से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। फिर उसका रीजन, अगर सेम आंसर आपको दे रहा है तो समझो कि आपका सम पूरा करेक्ट है। रीजन में ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करनी है, यानी कि मार्जिनल के कंपैरिजन में ऑलवेज एब्जॉर्प्शन में दोनों स्टॉक ज्यादा वैल्यू से लिखे होंगे। ये कैसे पता चलता है कि ओवर वैल्यू ही होगी? तो यहाँ पे ओनली वेरिएबल कंसीडर की जाती है, यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स दोनों कंसीडर की जाती है। सो दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे लिखी होगी हमने? ज्यादा। और कैसे बनाना है रिकंसिलिएशन, तो अब ये सब में सीख लो। फिर नेक्स्ट सम से अगर मैं रिकंसिलिएशन आपको अपने आप बनाना है बोलूं तो आपको आना चाहिए, जब भी टाइम बचेगा तब हम बनाएंगे। चलो रिकंसिलिएशन के लिए सबसे पहले प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन ले रहा हूं। ये रहा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, यहाँ पे है 24 लाख और दूसरे साल हमारे लिए प्रॉफिट है 23,50,000। देखते जाओ 23,50,000। चलो उसमें से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करना है। फर्स्ट साल मेरे पास 22,50,000 प्रॉफिट है और सेकेंड ईयर मेरे पास प्रॉफिट है 24,10,000। चलो ये दोनों माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। आंसर है फर्स्ट में आएगा हमारे पास, यस फर्स्ट का आंसर आएगा 1,50,000 प्लस में, देख सकते हो आप 1,50,000 प्लस में। सेकंड में आंसर माइनस में जा रहा है 60,000। तो ये जो दोनों आंसर है वो यहाँ पे मैच होने चाहिए। तो ये आंसर अभी मैं रीजन के साथ में लिख रहा हूँ, पर ये कैसे आएगा तो वो हमारा बन जाएगा। कैसे? तो देख सकते हो अब रीजन मुझे ढूंढना है, तो रीजन के लिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करो। मार्जिनल में हमने क्लोजिंग स्टॉक दोनों साल में लिखा हुआ है, उसकी कंपैरिजन करो एब्जॉर्प्शन के साथ। मार्जिनल का कंपैरिजन किसके साथ होगा? एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों का कंपैरिजन करो, आपने ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है वो चेक करो। फर्स्ट ईयर अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक चेक करूं तो यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 7,50,000 है, यानी कि 1,50,000 ज्यादा लिखा है। कितना ओवर वैल्यू लिखा है? 1,50,000। देखते जाओ सेकेंड ईयर में भी हमारे पास क्लोजिंग है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 450 है। कितना ज्यादा लिखा है? आई थिंक 90,000 ज्यादा लिखा है, 90,000। डिफरेंस निकालो तो इन दोनों का 360 एंड 450, यस आई थिंक 90,000 ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करूं ओपनिंग स्टॉक की, तो देखो तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर में तो है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में तो डैश है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं डैश कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक 6 लाख है, यहाँ पे कितना है? 7,50,000। अगेन 1,50,000 कैसा है? ज्यादा है, तो यहाँ पे 150 मैंने लिख दिया। बट रूल के मुताबिक ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से आपको लेस करना है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो अब देखो 150 में से कुछ नहीं गया, प्लस 150, 90 में से माइनस 150 माइनस करोगे तो आंसर 60,000 माइनस आ गया। देखो तो डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड रीजन का आंसर मैच हो गया। तो अगर आंसर मैच हो रहा है तो समझ लो कि आपने ये जो प्रॉफिट ढूंढा है वो आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर वर्क करता है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। होमवर्क में भले दो सम दिए है, पर जहां पे आपको एक सम भी हो सके तो भी आपके लिए काम अच्छा होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप चैप्टर अच्छा लगेगा। तो अभी एक सिंपल सम है, तो इसके जैसे जो दो समय मैंने दी है, जब भी टाइम मिले तब कैलकुलेशन कर सकते हो। होमवर्क में कोई डाउट है तो आप मुझे तुरंत बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज का लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के सम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.